नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट भाई ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं संतोष कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, या हिंदी में बात करें वियोजन अभिक्रिया। अब क्यों है इतना इंपॉर्टेंट? पहली बात तो पेपर में जो एग्जामिनर है आपका, वो हर साल एक क्वेश्चन डाल रहा है, एक नहीं एक से ज्यादा, कई बार क्वेश्चन, बहुत कई बार कई क्वेश्चन डाले गए, पर लेकिन हर साल डाले गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस चीजों को समझ लोगे तो आपको गलती भी नहीं होंगी, नंबर पूरे मिलेंगे। तो आइए समझ लेते हैं, नंबर जब पूरे लेने वाली बात है तो सबसे पहले बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अगर मैं हिंदी में अगर इसका मतलब समझो तो हिंदी में हम कह सकते हैं क्या, इसे बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे भाई? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। इसे हम अपघटन क्रिया भी बोल सकते हैं, अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भैया हिंदी वालों के लिए तो हो गया अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अब ये है क्या? सिंपल सी बात है, अगर किचन में आपकी मम्मी या आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपके हाथ से, मम्मी के हाथ से कोई सामान गिर जाए, गिरने के बाद क्या हुआ? वो टूट जाएगा, है ना। सामान का मतलब जैसे क्रोकरी वगैरह है, या कोई प्लेट हो सकती है, या ग्लास हो सकता है कांच का, वो टूट जाए। अब वो टूट कितने में टुकड़े में सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि वो दो टुकड़े में टूटे? सर बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि दो से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाए? सर ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब टूटने का बाद ये नहीं कह सकते कि वो दो टुकड़े में टूटेगा या दो से ज्यादा टुकड़ों में टूटेगा। ठीक है, तो ऐसे ही रिएक्शन है। तो अब अगर सिंपल सी अगर लैंग्वेज में समझे तो कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो टूट रहा है, जो जिसके टुकड़े हो रहे हैं। अब वो दो टुकड़ों में भी हो सकता है और दो से ज्यादा में भी टुकड़े हो सकता है ना। आपको इतना ही समझना है कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो अपने सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। क्या ये इतनी बात समझ भाई? तो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है भाई, वो टूट रहा है। अगर वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में, तो उस रिएक्शन को हम बोल देंगे वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतनी बात समझ भाई? तो अगर मैं और थोड़ा समझने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं क्या सर ये सिंगुलर होगा? बिल्कुल होगा। क्या सर जो प्रोडक्ट होंगे वो प्लूरल होंगे? बिल्कुल होंगे जी। ठीक है, तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया में जो आपका रिएक्टेंट या अभिकारक होगा, है ना, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो अभिकारक या रिएक्टेंट होगा सिंगुलर होगा, और आपके प्रोडक्ट या हम बोलते हैं उत्पाद, वो हमेशा क्या होंगे? एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये यहां पर लिखा है ए रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है भाई। दे आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है भाई? हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा था, संयोजन अभिक्रिया, वो क्या हो रहा था वहां। अच्छा, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम समझे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कंबाइन टुगेदर। क्या होता है? कंबाइन टुगेदर। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है इकट्ठे होना। तो एक्चुअली में जब इकट्ठे होने का मतलब क्या है, हमने जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया समझी थी तो वहां लिखा था ए प्लस बी अगर है और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड बना रहे हैं, ए और बी। तो यहां पर रिएक्टेंट थे दो या दो से ज्यादा, और मिलकर क्या हो रहे थे? इकट्ठे हो रहे थे, एक हो रहे थे। ठीक है, तो इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर क्या है? यहां पर जो वहां प्रोडक्ट था, यहां पर एक्चुअली में रिएक्टेंट है। कहने का मतलब यहां पर रिएक्टेंट टूट रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, और वहां पर रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे। तो क्या हुआ? ये कॉम्बिनेशन का अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब बात आती है कि भाई ये सर, ये टूट तो रहा है, सर क्या अपने आप ही टूट रहा है? नहीं, अपने आप तो नहीं टूटेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तोड़ने के लिए इसके लिए एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। सर एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? वो कोई भी फॉर्म हो सकती है। वो चाहे तो लाइट हो सकती है, चाहे हीट हो सकती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। सर क्या बताया? सर लाइट हो सकती है। अच्छा, लाइट का मतलब सर धूप में रखेंगे तो टूट जाएगा क्या? बिल्कुल टूट जाएगा। और इसका मतलब सर, अरे लाइट का मतलब तो बल्ब और ट्यूबलाइट से भी हो सकता है। तो इसका मतलब बल्ब और ट्यूबलाइट के अगर प्रेजेंस में आ जाएगा तो भी टूट जाएगा क्या सब्सटेंस? बिल्कुल टूट जाएगा।
और सर लाइट, लाइट तो सर नेचुरल लाइट भी हो सकती है सर, जैसे जैसे कि सनलाइट, तो सर खुले में आ जाएगा तो उसका मतलब टूट जाएगा सब्सटेंस, बिल्कुल टूट जाएगा। और क्या हो सकता है सर, लाइट का मतलब हीट से क्या है, हीट का मतलब है जब आपका सब्सटेंस ना टूटे तो आपको उसे आग लगानी पड़ेगी, उसे हीट करना पड़ेगा, उस जो आपके पास नेचुरल और आपके पास जो आर्टिफिशियल लाइट थी उनसे ज्यादा हीट देने की जरूरत है, तो उन्हें गर्म करना पड़ेगा। अच्छा सर, और ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्सटेंस ना तो हीट से टूटता है, ना सनलाइट से टूटता है या नेचुरल लाइट से टूटता है, तब तब उनको तोड़ने के लिए आपको करंट के झटके देने पड़ेंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने पड़ेंगे, उसके कारण टूटेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को भी कुछ हम बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, इनका कुछ नाम है क्या, बिल्कुल नाम है सर, नाम है तो सर बता दीजिए। तो देखिए भाई, अगर हम टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझे या हम वियोजन अभिक्रिया के प्रकार समझे तो कुछ इस प्रकार है। कौन कौन से हैं, एक है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब सर, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट कौन सी वाली, वो हो सकती है सनलाइट वो हो सकती है आर्टिफिशियल लाइट हो, ठीक है, अभी मैंने बताया। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको तोड़ने के लिए या तो आर्टिफिशियल लाइट लगे या फिर सनलाइट लग जाए, मतलब नेचुरल लाइट लग जाए, अगर ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार देख लेते हैं, लाइट एनर्जी कॉजेज अ कंपाउंड टू डिकम्पोज। तो जहां पर लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ जाए किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए उसके सिंपलर सब्सटेंस में, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसे अगर हम हिंदी में समझे तो इसे समझते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, मैंने बताया कि वियोजन की जगह में अपघटन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा, इसकी बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन, सर ये क्या है, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, थर्मल लाइट डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। अब क्या भाई, एक तो हो गया लाइट से टूटने का, अगर लाइट से ना टूटा जाए, कोई सब्सटेंस लाइट से ना टूटे तो क्या करेंगे सर, उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। अब हीट करने की जरूरत पड़ जाए तो हीट कॉजेज ए कंपाउंड टू ब्रेक डाउन। अगर किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए अगर हीट की जरूरत पड़ जाए, गर्म करने की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे बोलेंगे ऊष्मीय, क्या बोलेंगे भाई, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। डन। चलो, अब तीसरे नंबर का, सर ये वो जिद्दी सब्सटेंस है, ये जिद्दी आपका कंपाउंड है जो ना तो खुले में रखने से टूट रहा है ना उसे गर्म करने से टूट रहा है। तो अब ऐसे जिद्दी सब्सटेंस को क्या करो भाई, उसे करंट के झटके दो, है ना। आपने देखा होगा फिल्मों में जब किसी गुंडे को पकड़ के लेके आते हैं, अगर पुलिस वाले हो सकते हैं या हीरो भी हो सकता है, तब उसे मारते हैं, पूछते हैं भाई बता क्या है, अगर या तो वो आराम से मार जाए, वो लाइट होती थी पहले, लाइट मुंह पे लगाते थे तो ऐसे मान जाता था, पुरानी फिल्म में देखेंगे तो। अगर वहां से ना टूटे तो फिर उसे गर्म करते थे, है ना। और या फिर क्या करें, अगर वो नहीं मानता तो फिर उसे करंट के झटके दे दे के डरा डरा के पूछा करते थे। तो बिल्कुल वही है, सब कुछ ऐसे ही है। तो यहां पर क्या है, अब ये सब्सटेंस को क्या करना, तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने पड़ेंगे। और जब जिस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी के झटकों के कारण अगर तोड़ा जाए, तब हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, झटके का मतलब ये नहीं कि करंट दिया छोड़ दिया, करंट दिया छोड़ दिया, नहीं, करंट कंटिन्यूस होना चाहिए। कहीं बोलो झटके का मतलब मैंने बोल दिया तो आप बोलोगे सर करंट लगा के छोड़ देने का, नहीं, करंट लगा के छोड़ने का मतलब है करंट चलता रहना चाहिए कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विद्युतीय वियोजन या विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि उन्हें अलग अलग पढ़ना है हमें, तो पहले पढ़ लेते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई से, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या है, क्या है, दीज रिएक्शन ऑकर व्हेन लाइट एनर्जी, सनलाइट हो सकती है, आर्टिफिशियल लाइट हो सकती है, कॉजेज कंपाउंड टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मैंने बताया जैसे कि भाई इन
ऐसे रिएक्शन में इन सब्सटेंसों को तोड़ने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो लाइट एनर्जी कोई भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है और वो आपकी नेचुरल भी हो सकती है, सनलाइट भी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को बात करें तो सबसे पहले लिखते थे भाई सिल्वर ब्रोमाइड। चलो ये मेरे पास है सिल्वर ब्रोमाइड, सॉलिड फॉर्म में है, डीकंपोजिशन हुआ और उसके बाद बन गया सिल्वर जो कि सॉलिड फॉर्म है और ब्रोमीन जो कि गैस है। डन। अच्छा आपको क्योंकि ये क्या है, हीट देने की जरूरत पड़ रही है और हीट कौन सी है, सनलाइट देने की जरूरत पड़ रही है, सनलाइट। तो लिख देना सनलाइट देने की जरूरत पड़ रही है और ये कौन सा फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन है। तो आप या तो डीकंपोजिशन लिख दो या फोटोलाइटिक कंपोजिशन लिख दो। तो मैं लिखता हूं डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसे बैलेंस करने की जरूरत है तो बैलेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पर 2 लगा दो और यहां पर 2 लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, यहां पर ये बैलेंस हो गया। अच्छा इनके कलर के बारे में बात करें तो कलर इसका क्या होता है, तो इसका कलर होता है एक तो पेल येलो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पेल येलो, या हम इसे बोल सकते हैं क्रीमी व्हाइट, क्रीमी व्हाइट भी बोल सकते हैं। डन, क्रीमी व्हाइट, ओके। अच्छा ये क्या है, ये हमारे पास ग्रे कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का, या हम ग्रेस व्हाइट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ब्राउन कलर का क्या हो, ये जो ब्रोमीन गैस है, वो ब्रोमीन गैस क्या होती है ना, ब्रोमीन गैस क्या होती है, ये रेडिश ब्राउन होती है, क्या होती है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर की। तो क्या बात समझ में आई। तो हमारे पास है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही सनलाइट में रखा, खुले में रखा, अब ये जो है ना दोनों सब्सटेंस, सिल्वर ब्रोमाइड भी और सिल्वर क्लोराइड भी, ये बड़े सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, खुले में रख देंगे जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं और बहुत अच्छा है। पहले तो इसे समझ लेते हैं। दूसरा तो इसके लिए लेते हैं भाई सिल्वर क्लोराइड है, क्या लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड ले दिया, सॉलिड फॉर्म है। अच्छा डिकम्पोजिशन हुआ, हीट देने की जरूरत, जो कि सनलाइट से काम चल जाएगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिल्वर जो कि सॉलिड स्टेट में है और आपके पास निकलेगी क्लोरीन गैस जो कि गैस के स्टेट में है। इसे बैलेंस करने के लिए भी मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मैं कर दूंगा यहां पर ये 2 से मल्टीप्लाई और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस बैलेंस हो चुकी है। इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, व्हाइट कलर का, ये फिर से ग्रे से व्हाइट बोल सकते हैं इसे हम, व्हाइट कलर का। और ये हमारे पास होती है ग्रीनिश येलो, क्या होती है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर हमने सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड को समझा। रिएक्शन में क्या हुआ, सनलाइट आ रही है और सनलाइट के बाद हमारे पास 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं, एक तो सिल्वर जो कि मेटल है और दूसरा क्या है, ब्रोमीन जो कि गैस में आ रही है। ऐसे ही यहां पर हम देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड के साथ बात करें तो सिल्वर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन हमारे पास गैस फॉर्म में है और इनका कलर भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको कलर पे भी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये यूज कहां होते हैं, तो ये होते हैं भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहां होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, किसके, लाइट सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव मतलब कोले में रख दोगे डिकम्पोज हो जाएंगे। दीज आर एसेंशियल फॉर फोटोग्राफिक फिल्म के लिए। फोटोग्राफिक फिल्म होती है ना, पुराने टाइम में देखा होगा आपने, जो कैमरे से जो रोल होते थे कैमरे के, है ना, रोल होते थे जिसमें फोटो खींच के हम देखते थे, नेगेटिव्स जिन्हें बोलते थे, वो एक बंद कमरा होता था जिसमें उन्हें फिल्म को धुला जाता था जिससे कि वो फोटो बन जाए, तो उनके लिए बड़े एसेंशियल है। देख रहे होंगे सनलाइट से आ रहा है, यहाँ पर ये चाइना डिश में कुछ सिल्वर क्लोराइड पड़ा है, उसे ब्रेक डाउन हो रहा है, या हम कह सकते हैं डिकम्पोज हो रहा है। तो ये आपके बहुत काम की चीज है, तो आपको समझ में आनी चाहिए। चलो अच्छा, अब बात आती है थर्मल डिकम्पोजिशन की, क्योंकि लाइट से तो देखो 2 जो रिएक्शन है बड़ी काम की है, वो करा दिए, खत्म। अब आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझना है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी सर, बताई तो थी कि जब
आपकी सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट से अगर कोई सब्सटेंस डिकम्पोज ना हो तब उसे आपको गर्म करना पड़ेगा, आपको हीट देनी पड़ेगी। तो हीट देने वाले ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम तोड़ेंगे हीट देकर, तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन आल्सो नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, जो बता दिया है, इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन हीटेड। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा जैसे हीट देने के बाद सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। ठीक है, व्हेन हीटेड दिस रिएक्शन टिपिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, हमने अगर बात नहीं की है तो एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। मैं छोटा सा सिंपल सा एक लाइन लिखूंगा यहां पर कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन reactions are endothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब सभी वियोजन अभिक्रियाएं सभी वियोजन अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है उन सारी की सारी क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझाएं तो सर हमने पहले बात की थी कि दो तरह की रिएक्शन हो सकती है हीट के बिहाफ पर, या तो हीट निकलेगी या हीट देने की जरूरत पड़ रही है। तो हमने बात की थी रिएक्टेंट साइड में अगर हीट देने की जरूरत पड़ रही है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे या ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। और यहाँ जितनी भी एक्चुअली में लाइट क्या एनर्जी की बात हो रही है ना, एनर्जी तो दे ही रहे ना कोई लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। अगर एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी देने का मतलब हुआ कि ये क्या होगा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या फिर हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब सिंपल समझ लेते हैं। एक तो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसी भी केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना, इन रिएक्शंस के अंदर यहां पर प्रोडक्ट्स निकलते हैं सिंपलर प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट्स में कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट से, कंपाउंड से। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बता दिया अभी। और साथ में अगर इसे हम बात करें तो फ्रिक्वेंटली यूज होता है कहां पर? इंडस्ट्रीज में, मेटल एक्सट्रैक्शन में और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। जब ओर से मेटल निकाला जाता है तब भी ये यूज होता है। मैन्युफैक्चर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, और इंडस्ट्रीज में बड़े तौर पर यूज होता है कौन सा? ये थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डन। तो आइए अब इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल, चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसका है भाई? ये है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देख लेते हैं, बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, तो लिखते हैं भाई कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 सॉलिड फॉर्म है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, और उसके बाद कहता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भी सॉलिड फॉर्म है, और साथ में निकलेगा CO2 गैस। ठीक है, अच्छा ये कैसे कलर का? अगर हम कलर की बात करें तो ये व्हाइट कलर का है। कैसा कलर का? व्हाइट कलर का। अगर इसकी बात करें तो ये ग्रेइश व्हाइट हो सकता है, या ये भी व्हाइट ही होता है, आप ग्रेइश व्हाइट बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये अगर बात करें तो ये क्या होती है? कलरलेस गैस होती है, कलरलेस और ऑर्डरलेस। कहने का मतलब ना तो इसमें सुगंध, कोई गंध होती है, ना तो इसमें की स्मेल आती है, और ना ही इसमें कोई कलर होता है। तो ये ठीक है, ये रिएक्शन है। इसे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसके नाम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड,
ऑक्साइड, इसे हम कैल्शियम मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं या कैल्शियम 2 ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। कैल्शियम 2 ऑक्साइड लिख देते चलो, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। तो ये हमारे पास रिएक्शन है इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की। अभी अगर मैं बोलूं कि कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पहले भी बात आ चुके हैं हम कि कैल्शियम कार्बोनेट होता कौन कौन सा है, हम बोल सकते हैं लाइमस्टोन हो सकता है। क्या हो सकता है? लाइमस्टोन। और कौन सा हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है चौक। क्या हो सकती है? चौक हो सकती है। और क्या हो सकता है? मार्बल। मार्बल। और क्या हो सकता है? हम बोल सकते हैं मार्बल के बाद एग सेल। एग सेल। तो सब कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, ठीक है। इसका अगर बात करें तो इसे हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस रिएक्शन में जो भी चीज है वो हम समझ सकते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। किसकी? डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब इसको भी देख लेते हैं, कई बार ये भी हमने रिएक्शंस कर लिए। तो पहले तो हम करते हैं लेड नाइट्रेट। ये लो भाई लेड नाइट्रेट, इसका डीकंपोजिशन किया। अच्छा, सब में हीट देने की जरूरत पड़ रही है भाई, हम हीट लिख देंगे सब में, है ना। हीट देने की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, पिछली वाली रिएक्शन में भी हीट देने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां लिख देना हीट। अब लेड नाइट्रेट को तोड़ेंगे तो लेड, एक तो होगा लेड मोनोऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड था भाई। और साथ में क्या आएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि गैस है। और साथ में आएगा ऑक्सीजन, ये भी क्या है? गैस है। बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस भी कर लेते हैं। इसे लिख दे 2 कर दो, यहां कर दो 2 और यहां कर दो 4, ये हो गई बैलेंस। चेक करना चाहो चेक कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। उसके बाद अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखो ये कौन सा कलर होगा? ये है व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट। ये हो जाएगा येलो कलर का। और ये इसमें से रेडिश ब्राउन कलर का निकलती है, ये फ्यूम्स होती है ना, रेडिश ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की ये फ्यूम्स होती है। और एक पंजेंट स्मेल आती है इससे। क्या आती है? पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल, एक अजीब सी स्मेल आती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास ना तो कोई इसका कोई कलर होता है, कलरलेस भी होती है, और साथ में क्या होती है? ऑर्डरलेस भी होती है। मतलब ना तो इसमें स्मेल है और ना ही इसका कोई कलर है, इतने। यहां पर आपसे क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है भाई कि लेड, ये लेड नाइट्रेट का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें स्मेल जो होती है वो किसके कारण होती है? पंजेंट स्मेल होती है, तो किसके कारण? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसी को हम ब्राउन फ्यूम्स के नाम से भी जानते हैं ना, ब्राउन फ्यूम्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ब्राउन फ्यूम्स किसके कारण होती है, तो आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये हमारे पास इसकी वो है। अगर नाम इनके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये लेड नाइट्रेट है भाई, लेड नाइट्रेट। ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? लेड मोनोऑक्साइड में। लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस। ये है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। गैस, ठीक है। ये चीज हो गई, समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चल, अगला क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन होना। अच्छा, हम सारी की सारी रिएक्शन अभी जो पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन किसका एग्जांपल है? ये एक एग्जांपल है थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। फिर से बता दूं, ऐसी रिएक्शन जिनमें हमें हीट देने की जरूरत पड़ रही है, जिनको
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने के लिए ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसी का एक और एग्जांपल है क्या, पोटेशियम क्लोरेट। तो लिखते हैं पोटेशियम क्लोरेट का, पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड फॉर्म में है, हीट दी, डिकम्पोज हो गया, अब निकला पोटेशियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म है और साथ में ऑक्सीजन गैस। इसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ 2 लग रहा है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ 3 लग रहा है, मैं इन्हें क्रॉस कर दूंगा, यहां लिख दूंगा क्या 2 लिख देता हूं, चलो कलर चेंज करके लिखता हूं, यहां लिख दूंगा 2 और यहां लिख दूंगा 3, ये हो गया बैलेंस। लेकिन पोटेशियम और या क्लोरीन दोनों बैलेंस नहीं हो तो यहां लिख देंगे 2, ये हो गया हमारे पास इनका बैलेंस फॉर्म। लिख सकते हैं भाई पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, यहां लिख सकते पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और ये मेरे पास ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस ये है भाई। तो यहां पर इसका डिकम्पोजिशन हो गया, कोई दिक्कत, ठीक। एग्जांपल्स आपको समझने हैं, एक बार आपके सामने रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेंगे। चलो भाई आगे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट और रिएक्शन, और वो क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होना। अब इंपॉर्टेंट इतनी है क्योंकि भाई आप प्रीवियस ईयर उठाना और बहुत सारे एग्जाम में मतलब हर साल कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन जरूर पूछा है, तो समझ लेते हैं इससे पहले। सबसे पहले हम काम करेंगे क्या, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होना, तो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। लेते हैं फेरस सल्फेट FeSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, हीट दी और हीट देने के बाद क्या हुआ, ये उसका डिकम्पोज हुआ और बना क्या, फेरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और साथ में 2 गैस निकली, कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये गैस निकली। इसे बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हमें सिर्फ 2 से गुना करना होगा, इक्वेशन हो गई पूरी बैलेंस्ड। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात आती है इसके कलर के बारे में, तो कलर क्या है भाई, कलर को देख लेते हैं। ये होता है ग्रीन कलर का, किसका कलर का, ग्रीन कलर का, और ये कलर हो जाता है कन्वर्ट किसमें, ब्राउन कलर में, किसमें, ब्राउन कलर का, ठीक है। अच्छा, इसे हम बोलते क्या है, तो हम इसे बोल सकते हैं फेरिक फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, या एक और बोल सकते हैं हम इसे आयरन 2 सल्फेट, क्या बोल सकते हैं, आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट। अब ये नाम के बारे, नाम कैसे हमने आयरन 2 सल्फेट बोल दिया या फेरस सल्फेट बोल दिया, इसके बारे में पहले से वीडियो बना रखे, उन्हें देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसे हम बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, या हम बोल सकते हैं क्या, आयरन 3 ऑक्साइड, क्या बोल सकते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। ये मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये मेरे पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्शन हो गई। तो एक तो कलर इनका याद करना है, दूसरा रिएक्शन तो पूरी याद करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक एक पॉइंट नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है, तो आंसर है हाँ, ये कंप्लीट है। लेकिन क्या सर इतनी ही है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या होता है वो समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक्चुअली मैं शुरुआत में जब देखा हमने, तो ये होता है FeSO4 और .7H2O। अब सर ये क्या है, यही है वो फेरस सल्फेट। शुरुआत में इसका नाम क्या बोल सकते हैं सर, 7H2O। 7H2O का मतलब क्या हुआ, 7H2O का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो है ना, ये मेरे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। सर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है भाई, वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो कि केमिकली बॉन्ड होने के कारण क्रिस्टल का रूप ले लिया है। अब ये फेरस सल्फेट था ना, ये फेरस सल्फेट के अंदर जो बॉन्ड बना लिया केमिकली पानी के मॉलिक्यूल ने, और वो बन गया, ठीक है, उसे बोल सकते हैं। इसका नाम क्या पढ़ सकते हैं सर, इसका नाम पढ़ते हैं हम क्या, मैं ही लिख देता हूं दूसरा कलर लेके, ये लो, इसका नाम पढ़ते हैं हम फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हेप्टा, हेप्टा हाइड्रेट, हाइड्रेट। अब हो गया क्या, अच्छा ये कलर कौन सा, सर ये वही ग्रीन कलर का है, शुरू में जो ग्रीन कलर था वही कलर था, लेकिन
रिएक्शन होंगी कुछ इस तरह से। सबसे पहले ये था, अब अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास क्या था, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, ये था, ठीक है। इसको हीट दी और हीट देने के बाद क्या हुआ, एक तो ये फेरस सल्फेट में टूट गया और साथ में क्या 7H2O, जो ये वाटर के क्रिस्टलाइजेशन थे, ये क्रिस्टल्स जो क्या हो उड़ गए, क्योंकि गर्म करने से हो गया। मान लो एक कोई सब्सटेंस है, उसमें आपने पानी डाल दिया, गीला हो गया, अगर उसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसमें से सबसे पहले पानी उड़ेगा ना, बिल्कुल ऐसे ही समझे। तो ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो था, वो हीट देने के कारण फेरस सल्फेट और साथ में 7H2 में टूट गया। 7H2 जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो उड़ गए, बचा क्या ये। अगर इसके कलर की बात करें तो बताया ना सर, ग्रीन कलर का है शुरुआत में, लेकिन ये क्या कलर, इसकी बात करें तो ये सर व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का। अब कुछ बच्चों को मन में आ रहा है, सर ये हो क्या रहा है, ये कैसे रिएक्शन है। सब बाद की रिएक्शन ये है बॉस, बाद में रिएक्शन ये होगी, पहले रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली रिएक्शन होगी। तो कुल मिलाकर अलग अलग रिएक्शन नहीं हो रही है। एक बार आपने फेरस सल्फेट लिया, जिसमें क्या वाटर के क्रिस्टलाइजेशन थे, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थे, साथ में मिले हुए थे, है ना, क्रिस्टल के रूप में था। आपने क्या करा, गर्म किया, गर्म करते करते हुआ क्या, जब ये ग्रीन कलर का गर्म हुआ तो इसमें से जब वाटर के मॉलिक्यूल उड़ गए तो बचा क्या, व्हाइट कलर का। लेकिन गर्म करना बंद थोड़ी करा है, अभी चल रहा है, फिर गर्म करें और क्या, ये व्हाइट कलर का धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो फेरस सल्फेट था वो कन्वर्ट हो जाता है किसके साथ, फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो पहले शुरुआत में ग्रीन कलर का था वो धीरे धीरे व्हाइट हुआ और व्हाइट के साथ और गर्म होता गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, ये ब्राउन कलर में। ठीक है भाई। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि फेरस सल्फेट को हीट करने से किसमें कन्वर्ट होगा, तो आप व्हाइट कलर आंसर नहीं देंगे, आप देंगे ब्राउन कलर का। सर ये वही रिएक्शन है, हाँ तो यहां पर क्यों लिखा 7H2O, इक्वेशन बड़ी ना हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए सिंपल सा लिख दिया फेरस सल्फेट। हालांकि ये और ये सेम ही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस, वो वाला जिद्दी सब्सटेंस जो कि ना तो हीट से टूटते हैं और ना ही किसी से, ना आपके सनलाइट से टूटेंगे या नेचुरल लाइट से टूटेंगे। ठीक है, किससे टूटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से टूटेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास रिएक्शंस है, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा पहले मैं लिख दूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो शायद कहना गलत होगा, शायद क्यों बता देता हूं। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस और वाटर अगर मैं लिख दूं तो ये कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, क्योंकि उसके पास फ्री आयंस नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो भाई क्या इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझे हम तो इलेक्ट्रिस दो वर्डों से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, और एक लाइसिस। लाइसिस का मतलब है लूजनिंग। तो यहां का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी को तोड़ना, लूज करना, मतलब या तो ढीला कर देना या तोड़ देना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण किसी चीज को तोड़ते हैं, उसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और वाटर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे ना, जब इसमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी किसे दे सकते हैं, कंडक्टर को। तो कंडक्टर क्या, वाटर कंडक्टर है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी, ये वाटर जो है वो वाटर गुड कंडक्टर है। तो मैं कहूंगा भाई जो आपका डिस्टिल वाटर होता है या आपका प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। तो ये कहना गलत हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको फिर से ठीक कैसे करें, ठीक कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, लो भाई ठीक कर देंगे। इसके आगे लिख देंगे हम एसिडिफाइड, एसिडिफाइड वाटर। सर ये क्या कर दिया आपने, एसिडिफाइड का मतलब, अरे एसिडिफाइड का मतलब है एसिड मिला देना। आपने वाटर में क्या करा, कुछ एसिड मिला दिया, एसिड की कुछ बूंदे मिला दी और बूंदे मिलाने से क्या हुआ, पानी हो गया एसिडिफाइड। ठीक है, अब सर एसिड क्यों मिलाया, एसिड इसलिए मिलाया क्योंकि एसिड जैसे ही पानी में जाएगा तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और आयंस ब्रेक होने का मतलब है अब पानी को मिल गए फ्री आयंस। और जब फ्री आयंस मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए फ्री आयंस की जरूरत है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगी उस किसमें, पानी के अंदर, क्योंकि डाल दिए तब जाके। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई पानी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के पानी के अंदर आपको क्यों कुछ ड्रॉप एसिड की डालनी पड़ती है। तो आंसर होगा क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं है पानी, इसलिए गुड कंडक्टर बनाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने के लिए हम डालते हैं।
अच्छा, पूरी रिएक्शन नहीं समझाऊंगा क्योंकि पूरी रिएक्शन के लिए पूरी इसकी एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी भाई। अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बहुत पूछ गए, तो इसी क्लास में तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालने के लिए हमें कौन सा एसिड डालना पड़ेगा, कौन सा नहीं डालना पड़ेगा, सारे क्या इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कौन से कैथोड किनको एनोड बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल इसमें क्या करूंगा मैं कि अभी मैं बस आपको सिंपल सा एक वो बता देता हूँ, फाइनल इक्वेशन बता देता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो समझेंगे अलग से वीडियो में, ठीक है। तो हमने कहा अभी H2O ये था लिक्विड स्टेट में, इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद क्या हुआ, ये दो गैसेस में टूट गया, S2 गैस में और क्या था O2 गैस में, ठीक है, इनमें टूट गया। और इसे बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, यहां लगा देंगे 2, यहां लगा देंगे 2, बैलेंस हो गए। इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होती है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रेशो क्या रहेगा। तो आंसर रख लेना आप 1:2:1। ये कैसे होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो ये अगर एग्जाम में भूल जाते हैं तो आपको याद रखना, ये फॉर्मूला H2O पानी का तो फॉर्मूला सबको पता होता है, किसके साथ लगाया, H के साथ लगाए 2, H के साथ लगाए 2, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस के सामने लगाए 2, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस होगी 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा 1। इसको याद करना, बात खत्म। पूरी जानकारी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हमारे पास है अगला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड। अब ये पहली बात तो सर, ये मॉल्टन का मतलब क्या हुआ। अरे मॉल्टन का मतलब कुछ नहीं, ये सिर्फ मेल्ट से है। किससे है, मेल्ट से। इसका मतलब मेल्ट, मेल्ट का मतलब है पिघलना। अब जिस चीज को पिघला दिया जाए, पिघलेगा कैसे भाई, पिघलेगा कैसे, पिघलना। कोई चीज पिघलती कब है, जब हीट देंगे, है ना, हीट दे देंगे, अगर हीट देते रहेंगे तो पिघल जाएगी। तो एक ऐसे लेवल पे हीट देनी पड़ेगी जिससे क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या होगा, स्थिति आएगी, पिघल जाएगी, कोई चीज मेल्ट हो जाएगी। तब होगा, मेल्ट होगा तभी जाके इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और तब जाके ये काम होगा। तो एक बार समझ लेते हैं पहले NaCl। अब क्योंकि ये मोल्टन स्टेट है तो मोल्टन मींस मेल्ट, और मेल्ट होगा तो ये लिक्विड स्टेट में होगी। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद होगा क्या, हमारे पास हो जाएगा एक तो सोडियम जो कि मेटल, और क्योंकि ये भी मेल्ट है तो इसलिए लिक्विड स्टेट में, और हमारे पास मिल जाएगी क्लोरीन गैस जो कि गैस स्टेट में। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख देंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो कि मेल्टन स्टेट में है, और ये क्या है, सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और ये मेरे पास है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये मेरे पास रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर है उसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, उसमें सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे एग्जाम का, ठीक है। तो अगर फिर भी कहीं दिक्कत लगती है तो जरूर कमेंट करना, कमेंट के आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।